अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी उम्र 22 साल हुई तो मेरे वालिदैन ने अपना पुराना घर बेचकर शहर से बाहर गांव में एक ज़मीन ख़रीदी। उस ज़मीन पर एक बड़ा गोदाम था जो घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने फ़ैसला किया कि मैं उस गोदाम को अपनी जगह बना लूं। कभी कभी मुझे उस गोदाम में अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे साथ होता था, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं था। मुझे वहाँ रहते हुए शायद 2 हफ्ते ही हुए थे कि एक रात मैं गोदाम में लेटा हुआ था। मेरा कुत्ता मेरे पाँव के पास सोया हुआ था और मुझे बाहर अर्जेंटली वॉशरूम जाना पड़ा। मैं उठकर बाहर गया। रात बहुत खूबसूरत थी, आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। इतने में अचानक गोदाम का दरवाज़ा मेरे पीछे से ज़ोर से बंद हो गया। मैंने फ़ौरन मुड़कर वहाँ जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। अंदर से मुझे अपने कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। पहले धीमी सी गुरगुराहट, फिर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया उसने। मैं घबराहट में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो हिल भी नहीं रहा था। मैं लंबा चौड़ा और मजबूत आदमी था, दरवाज़ा लेकिन मुझसे हिल नहीं पा रहा था। उस वक्त मेरा कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा था, फिर अचानक उसकी आवाज़ गुरगुराहट से बिल्कुल सरासर चुप हो गई। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को टक्कर मारी और इस दफ़ा दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। अंदर अंधेरा था और रोशनी बंद हो चुकी थी, जो कि अब दोबारा ऑन नहीं हो रही थी। मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैं ठोकरे खाता हुआ टॉर्च ढूंढता रहा और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। टॉर्च जलाई तो जो मंजर सामने आया उसके लिए मैं शायद तैयार नहीं था। मेरा कुत्ता कमरे के सबसे अंधेरे और दूर कोने में चिपक कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वो पूरे का पूरा कांप रहा था। मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा तो वो मेरे बाजुओं पे छलांग लगाकर आ गया और मुझसे चिपक गया। लेकिन उसी वक्त मेरे राइट साइड जो कुछ गिलास वगैरह पड़े हुए थे वो खुद ब खुद गिर गए। वहाँ हालांकि कोई हवा का नामो निशान नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने देखा टॉर्च करके, ना कोई बिल्ली ना कोई चूहा, वो खुद ब खुद गिरे थे। इतनी ही देर में दरवाज़ा खुद ब खुद बंद और खुलने लग गया। बस इतना ही हुआ कि मैंने अपने कुत्ते को उठाया और कसम खाता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ नहीं भागा जब दरवाजे से निकल कर भागा हूँ मैं उस गोदाम से। उसके बाद मैंने कभी गोदाम में वापस कदम नहीं रखा और मेरा कुत्ता भी उस जगह के पास नहीं जाता। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उस रात उस गोदाम में क्या हुआ था, मगर मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये पाकिस्तान के शहर सियालकोट के गांव के इलाके में हुआ था मेरे साथ। फ़िलहाल ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकवाल में रहता हूँ और ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं तकरीबन 7 से 8 साल का था, लगभग 1995 के आसपास। उस वक्त मेरे वालिद एक लोकल बेकरी में डिलीवरी ड्राइवर का काम करते थे। क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो मुझे अपने साथ ही डिलीवरीज़ पर ले जाते थे। हम सुबह बेकरी जाते और मैं वहाँ बैठा रहता जब तक कि हमारी गाड़ी लोड ना हो जाती सामान से। फिर हम दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो बेकरी का सामान डिलीवर करते रहते। एक दिन हम एक जगह रुके जो पुरानी बैठक कहलाती थी, जो शहर के पुराने हिस्से में एक पुराना होटल था। शायद वो दिन का आखिरी स्टॉप था या शायद मेरे वालिद काम के बाद किसी दोस्त से मिलना चाहते थे। मुझे याद है कि उस दिन हम ज़्यादा देर रुक गए थे उस जगह। मेरे वालिद काउंटर पर अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहे थे और मैं अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक मुझे टॉयलेट आया और मैंने अपने वालिद से पूछा कि बाथरूम कहाँ है, क्योंकि आमतौर पर हम वहाँ इतनी देर नहीं रुकते थे। मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना होगा। उस उम्र में मेरा एक तसव्वुराती दोस्त था। मुझे पता था कि वो असल नहीं है, लेकिन मैं अपने दिमाग में उसे सोच लेता था। मुझे अक्सर बाथरूम में देर लग जाती थी और मैं दिखावा करता कि मेरा पसंदीदा तसव्वुराती दोस्त, मैं उससे बातें कर रहा हूँ।
आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि मुझे अपने आप से बातें करने में अच्छा लगता था, या आदत थी। वालिद ने मुझे एक बड़ी लकड़ी का दरवाजे की तरफ इशारा किया जो सीधा काउंटर के सामने था और कहा कि बाथरूम वहाँ नीचे जाकर है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। बाथरूम असल में एक छोटा बेसमेंट टाइप था। दीवारें कंक्रीट की थीं, सामने वाली दीवार खाली थी। सीढ़ियों के एक तरफ एक छोटा वॉश बेसिन था जिसके ऊपर आईना लगा था और ऊपर एक बल्ब था जो सीधा सामने की दीवार पर रोशनी डाल रहा था। उसके बगल में ही एक और बेसिन था और उसके पीछे टॉयलेट। स्टॉल का दरवाज़ा नहीं था क्योंकि असल में ये एक आदमी के लिए ही बना हुआ बाथरूम था। कोई खिड़की या दूसरा रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही दरवाज़ा ऊपर था और एक ही बल्ब की रोशनी थी उधर। मैं टॉयलेट पर बैठा हुआ था और मेरे सामने सिर्फ दीवार थी। मुझे पूरा याद नहीं कि ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सामने दीवार पर एक आदमी का साया देखा जिसके सर पर छतरी जैसी टोपी थी। उस साए के लिए ज़रूरी था कि वो आदमी मेरे राइट साइड पर डिवाइडर की उस तरफ वॉश बेसिन के सामने खड़ा हो। वो मेरी सीधी नज़र में नहीं था, लेकिन उसका साया दीवार पर आ रहा था। मुझे याद है कि उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी बातें याद नहीं। सिर्फ इतना याद है कि उसकी आवाज़ बहुत तसल्ली देने वाली थी। मुझे उससे उस वक्त बात करते हुए ख़तरा महसूस नहीं हुआ था। वो आदमी मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे पूछा कि क्या मुझे बिल्लियाँ पसंद है, और फिर मैंने देखा कि एक बिल्ली का साया भी उसके साथ दीवार पर नज़र आने लगा। सबसे ज़्यादा यादगार हिस्सा ये था, उसने अपनी एक जेब से एक लट्टू निकाला और उससे खेलना शुरू किया। बिल्ली का साया उस लट्टू पर हाथ मार रहा था। मैं हंस रहा था और बिल्कुल आराम महसूस कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक अजीब चीज़ है जो मुझे बाद में हैरान भी कर सकती है। फिर एक वक्त उस आदमी ने मुझे कहा, तुम्हें अब जाना होगा। उसने ये नहीं कहा कि उसे जाना होगा, बल्कि स्पेशली मुझे कहा, तुम्हें अब जाना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आदमी और बिल्ली दोनों के साए गायब हो गए। मैंने अपना काम ख़त्म किया, फ्लश किया और देखा कि बाथरूम में मैं अकेला ही था। हाथ धोए और ऊपर अपने पापा के पास चला गया। मेरे वालिद ने मुझे देखकर कहा, तुम्हें इस दफ़ा ज़्यादा देर नहीं लग गई? सब ठीक तो है? मैंने हाँ में जवाब दिया और उस आदमी और बिल्ली से बात करने का बताया। ये सुनकर मेरे वालिद का चेहरे पर अजीब सी खौफनाक शक्ल आई और पास बैठे कुछ लोग भी मेरी बात सुनने लगे। वालिद ने पूछा, कौन सा आदमी बेटा? मैंने कहा, वो जो नीचे था। मेरे वालिद ने फ़ौरन अपने दोस्त को कहा कि मेरी देखभाल करे और ख़ुद चंद लोगों के साथ नीचे बेसमेंट में गए। जब वो वापस आए तो उनके चेहरे भी परेशान थे। उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए, लेकिन मुझे अब याद नहीं था कि मैं क्या करूं। मैं उस वक्त यकीनन छोटा था और मैं कंफ्यूज हो गया था। बाद में हम घर वापस आ गए और ज़िंदगी नॉर्मल चलती रही। लेकिन लगभग 1 साल बाद वालिद ने दोबारा ये वाक़या छेड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो दिन याद है। उन्होंने कहा कि एक और बच्ची ने भी वैसा ही साया देखा और ये खबर अखबार में छपी है। मुझे वो अखबार काटने की आदत थी, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं था। मुझे याद है मैंने वो खबर पढ़ी थी, लेकिन उस बच्ची का वाक़या मेरे तजुर्बे से थोड़ा अलग था। फिर भी उस आर्टिकल में लिखा था कि एक और बच्चा भी वहाँ नीचे बाथरूम के बेसमेंट में साया देख चुका है। मुझे ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं है, लेकिन ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे पता है ये सिर्फ़ मेरा तसव्वुराती बात नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि उस वक्त कोई और इंसान बाथरूम में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका दरवाज़ा सीधा मेरे वालिद के सामने था जहाँ लोगों की भीड़ थी। मैंने बाद में इस कहानी को रिसर्च करना चाहा, लेकिन मुझे वो अखबार दोबारा कभी नहीं मिला। शायद वो पुरानी बैठक अब बंद हो गई है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला और अब तक का आखिरी पैरानॉर्मल तजुर्बा था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ साल पहले मैं रावलपिंडी के एक बुज़ुर्गों के मरकज़ में काम करता था, जहाँ कुछ ओल्ड एजेस पेशेंट्स रहते थे। वहाँ एक औरत थी जो काफ़ी मासूम थी। वो बहुत प्यारी और नरम मिजाज थी।
लेकिन हमेशा गुमराह रहती थी। उसके पास एक अजीब एहसास भी था। वो अंदाज़ा लगा लेती थी कि कोई इंसान अब हमेशा के लिए जाने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन अपनी उलझन की वजह से वो इसे सही तौर पर समझा नहीं पाती थी। अचानक वो अपने सारा सामान थैलियों में डालकर लॉबी में आ जाती थी और कहती थी कि वो यहाँ से जा रही है। कहने लगती कि बस आने वाली है जो रास्ते से गुजरेगी अभी थोड़ी देर में, और उसे उस बस का इंतज़ार है। दिनों दिन वो ऐसा करती रहती। आप समझ सकते थे कि शायद ये कोई जहनी बीमारी की वजह से है, मगर ऐसा सिर्फ तब होता जब मरकज़ का कोई मर्द मरने वाला होता था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सब मेरे सामने हुआ है। जैसे ही वो इंसान गुजर जाता, वो दोबारा अपने कमरे में लौट जाती और गिला करती कि उससे बस छूट गई है। ये हर दफ़ा बिना गलती के होता रहा। एक दफ़ा तो एक स्टाफ का बंदा अचानक मर गया और उस औरत ने उस वक्त भी अपना सामान बांध कर लॉबी में ऐसा ही शोर मचाया था, जबकि उसे उस शख्स का इल्म भी नहीं था। वो ना उसे जानती थी और ना याद रख सकती थी। हम लोग उसकी हरकत देखकर समझ जाते थे कि कोई जाने वाला है। मैं वहाँ 7 साल रहा और उसने ये काम शायद कितनी ही दफ़ा किया और कभी गलत नहीं हुआ मेरे सामने। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव की है जहाँ ज़िंदगी धीमी और सादी है। यहाँ ना कोई शॉपिंग मॉल है, ना ही सिनेमा। जो सबसे करीबी है वो भी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर। ऐसे माहौल में अक्सर नौजवान गलत आदतों में लग जाते हैं, मगर मेरी सोच अलग थी। मुझे एक अजीब तरीका मिला अपना वक्त गुजारने का। गांव से लगभग आधा घंटा दूर एक पुरानी कब्रिस्तान थी जो एक लंबे और टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते के आखिर पर थी। ये जगह ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चों की कब्रों से भरी हुई थी, जो कि काफ़ी पुरानी थी। कुछ कब्रें सिर्फ टूटे हुए पत्थरों के नीचे ढेर हो चुकी थी, और जो नए पत्थर थे वो अब भी वक्त की मार से बुरे हाल में थे। दिन के वक्त ये जगह इतनी खौफनाक नहीं लगती थी, मगर रात को ये जगह एक अलग ही खौफनाक मंजर पेश करती थी। पिछली गर्मियों के मौसम में हम दोस्तों ने फैसला किया कि रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान का सफ़र किया जाए। मैंने दिन के वक्त तो इस जगह का अक्सर दौरा किया था, मगर कभी रात को नहीं आया था। सोचा ये एक अजीब और थोड़ा डरावना तजुर्बा होगा। टॉर्च लाइट लेके कब्रें देखना और देखना कि कौन हम सब में से, हम दोस्तों में से सबसे पहले डर कर गाड़ी में जाएगा। जब हम कब्रिस्तान के पास पुरानी जंग लगे दरवाजे के पास पहुँचे तो रात की खामोशी ने हमें हैरान कर दिया। दिन के वक्त परिंदों की हमेशा चहचहाहट होती थी, कीड़े मकोड़े और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, मगर यहाँ तो सिर्फ बेपनाह खामोशी थी, जैसे हम किसी खला में खो गए हों। मैंने रात के आसमान की तरफ देखा ताकि कोई सितारा नज़र आए, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि हर तरफ तन्हाई महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी चालू रखी और हेडलाइट्स ऑन रखी, जबकि हम बेमकसद कब्रिस्तान में घूम रहे थे। बस कब्रें देख रहे थे और मज़ीद डर का एहसास लेना चाहते थे। कोई भी नशे में नहीं था, बस मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से सब हद से ज़्यादा होशियार हो गए थे। मैं एक कब्र पर लिखी सबसे पुरानी तारीख ढूंढ रहा था जब मेरे दोस्त अली ने आवाज़ दी, कौन गाड़ी के पास वापस चला गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर गाड़ी के पास कोई नहीं था। हमने जब सबसे पूछा तो सभी अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अली का कहना था कि उसने साफ साफ एक साया पैसेंजर सीट के पास देखा था। जब किसी ने भी इस बात का इकरार नहीं किया तो हमने इसे मज़ीद सोचने की बजाय छोड़ दिया। मैं कब्र पर पत्थर हटा रहा था जब मुझे लगा कि फेंस के उस पार जंगल के अंदर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने बिना कुछ कहे फ्लैशलाइट उस तरफ की, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जंगल इतना खामोश था कि किसी और की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो सकता था।
अली अब भी कब्र के पास था और हुसनैन फेंस के करीब बैठा जंगल की तरफ देख रहा था, जबकि जमील अब वापस पैसेंजर सीट पर जा चुका था, मतलब गाड़ी में जा चुका था। हम सबको एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी धुन बजा रहा हो। सबकी टॉर्चेस एक ही वक्त एक कब्र पर मुड़ गईं। वहाँ एक छोटी सी लाल रंग की बॉक्स रखी हुई थी, जिसमें एक क्रैंक लगी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने कहा, ये तो खिलौना जैक इन द बॉक्स है। अली ने अपनी फ्लैशलाइट कब्र पर डाली। मगर कोई इसे एक ऐसे बच्चे की कब्र पर क्यों छोड़ गया होगा जो कि तकरीबन 1985 में मर गया था। उससे पहले कि कोई जवाब देता, क्रैंक अचानक तेज़ी से घूमना शुरू हो गया। म्यूज़िक एक अजीब तरीके से डिस्टोर्ट होने लगा और फिर अचानक जैक इन द बॉक्स का जोकर बाहर निकल आया। हम सब एकदम पीछे हट गए। क्रैंक जो धीरे धीरे हिल रही थी अचानक हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घूमने लगी। ये देखकर हम सब डर गए और फ़ौरन वापस गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और देखा कि जमाल परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या मसला है? क्या तुम में से कोई गाड़ी के बाहर हाथ मार रहा है? उन सब ने इनकार से सर हिला दिया। जमाल ने कहा कि जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने महसूस किया कि छोटी छोटी हाथों की थपथपाहट सुनाई दे रही है, जो ट्रंक से शुरू होकर धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ आती गई। हमने समझा कि वो सिर्फ घबरा रहा है, मगर जब हम गाड़ी को मेरे घर के गैराज में पार्क करने लगे तो जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। गाड़ी के पैसेंजर सीट पर छोटी छोटी बच्चों के हाथ के निशान बने हुए थे। हम सब ने इन निशानों को देखा, मगर आज तक इस बात पर कभी तफरी नहीं की। मैं दोबारा दिन के वक्त उस कब्रिस्तान गया, मगर जैक इन द बॉक्स फिर कभी वहाँ नहीं मिला। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कुछ महीने पहले का है, जब मेरी दोस्त ने तीसरी मुलाकात के लिए एक अजीबो गरीब तजवीज़ दी। उसने कहा कि हम कुछ स्नैक्स, लैपटॉप और एक डरावनी फिल्म लेकर सबसे वीरान कब्रिस्तान में जाएं, जो हमें करीबी कहीं मैसर हो। हम दोनों बहुत बड़े हॉरर फैंस थे और समझते थे कि हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते, इसलिए हमने खुद को खौफनाक माहौल में डालना एक अजीब एडवेंचर समझा। हमने कब्रिस्तान का इंतखाब किया जो हम दोनों के लिए नया था। ये जगह लाहौर से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर छोटी सी जगह के बाहर थी, जहाँ लोग कम ही थे। जब हम मंजिल पर पहुँचे तो हमें अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते के पीछे एक पुराने दरख्तों के झुंड के पास पार्क करनी पड़ी, क्योंकि कब्रिस्तान तक कोई सही रास्ता जाता नहीं था जिस पे हम गाड़ी चलाकर ले जा सकते। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 3 मील पैदल चलना पड़ा। रास्ता एक मिट्टी का तंग सा था जो गहरी झाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे जाकर दरख्तों का झुंड ख़त्म हुआ और हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुँच गए, जहाँ कदीम कब्रें इसी तरीके से इधर उधर बिखरी हुई थी। अंधेरा गालिब था और हमें सिर्फ अपनी टॉर्चेस का सहारा था। हमने एक चादर बिछाई, लैपटॉप रखा और स्नैक्स खोले और फिल्म चालू कर दी। पहले तो माहौल अजीब सा लगा, मगर धीरे धीरे हम रिलैक्स्ड हो गए। लेकिन कुछ ही लम्हों में एक अजीब वाक़या हुआ। एक पुरानी पिकअप गाड़ी जो कि पहले तो वहाँ से नहीं गुजरी थी, अचानक कब्रिस्तान के बाहर वाली रोड पर नज़र आई। उसकी हेडलाइट्स हमारी जगह तक नहीं पहुँच पा रही थी, मगर हम इसके गुजरते वक्त इसकी रोशनी दरख्तों के बीच से देख सकते थे। पहले हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर जब वही गाड़ी दोबारा पलट के आई तो दिल धक से रह गया। इस बार गाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान के फाटक के सामने आकर रुकी। मैंने फ़ौरन लैपटॉप बंद किया और हम दोनों चुपचाप बैठ गए। गाड़ी की हेडलाइट्स चंद लम्हों के लिए हमारी तरफ आईं, फिर पीछे हट गईं और गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर ही रुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आदमी ने हमें देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो उसका इरादा क्या है। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि हम यहाँ से निकलते हैं,
और उसने फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही हमने सामान समेटना शुरू किया, गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हम दोनों चुपके से नीचे बैठ गए, एकदम बेहरकत। हम ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि गाड़ी में कोई आदमी भी है या नहीं, या फिर वो सिर्फ हमें डरा रहा है। वापस जाना भी मुश्किल था क्योंकि हमें उसकी गाड़ी के पास से होके ही जाना पड़ता, और जंगल से निकलने की कोशिश करते तो आवाज़ होती और हम खो भी सकते थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने सोचा शायद गाड़ी का ड्राइवर सो गया है या फिर कोई अंदर किसी से बात कर रहा होगा। मैंने अपनी दोस्त का हाथ दबाया और इशारे से कहा कि हम धीरे धीरे रास्ते की तरफ चलें। बहुत एहतियात से हम एक एक कदम रखते हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस गाड़ी की रोशनी से बाहर आए, हमने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ कर दी, मगर दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हम सिर्फ आधा मील ही चले थे कि अचानक जंगल के किसी कोने से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी ज़ोर से आई थी कि हम दोनों एकदम रुक गए, और उसके फ़ौरन बाद एक गोली चलने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम होश खो बैठे और बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। रास्ते पर आकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम इसी रफ्तार से भागते रहे तो कुछ ही मिनट में अपनी गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। मगर फिर अचानक मैंने अपनी दोस्त के हाथ ज़ोर से खींचकर उसे रोका। मैंने उसे कहा कि हमने छुप जाना चाहिए। अगर वो पिकअप ट्रक हमारी तरफ आ रही होती तो वो हमसे पहले रास्ते पर होती और हमें देख सकती थी, और अगर हम अपनी गाड़ी तक किसी तरह पहुंच भी जाते तो भी उस आदमी की नज़र हम पर पड़ सकती थी और फिर हम किसी भी सूरत बच नहीं सकते थे। मेरी दोस्त पहले तो समझ नहीं पाई, मगर जब मैंने 2 बार समझाया तब हम फ़ौरन रास्ते के किनारे झाड़ियों में घुस गए। हमने अपनी चादर अपने ऊपर डाली और नीचे लेट गए। ज़मीन गीली थी और नीचे से हमें गीली मिट्टी महसूस हो रही थी। मेरी दोस्त सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर डर की वजह से उसकी सांस तेज़ थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा ताकि वो थोड़ी सुकून पा सके। कुछ ही देर बाद मेरी सोच सच साबित हुई। वो गाड़ी वाकई वापस आ रही थी। हमने उसकी हेडलाइट्स देखी जो धीरे धीरे रास्ते से गुजर रही थी। फिर एकदम उसने ब्रेक लगाई और रिवर्स में आकर वहीं रुक गया। मेरी चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने अपनी सांस दबाए रखी। वहाँ मैं अंधेरे में पड़ा रहा कि गाड़ी का आदमी नीचे ना उतरे। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और रात की खामोशी वापस छा गई, लेकिन हमने अब भी हरकत नहीं की। हमें डर था कि अगर उस आदमी ने हमें देख लिया तो वो शायद पास ही कहीं छुपा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। शायद रात भर हम वहाँ छुपे रहे, कभी सो जाते कभी जाग जाते। जब सुबह होने लगी तो हमने सोचा कि अब वक्त हो गया है कि निकला जाए। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, अचानक करीबी जंगल से एक मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई सिर्फ कुछ मीटर दूर हो। वो मोबाइल सिर्फ 2 दफ़ा बजा और फिर बंद हो गया। हम दोनों वहाँ सीधा लेटे रहे। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था उस वक्त। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद जब रास्ते पर आम गाड़ियाँ गुजरने लगीं, तब जाके मैंने हिम्मत की और उठ गए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम इधर ही बैठे रहो, और मैं खुद अपनी गाड़ी तक गया ताकि देखूं कि वहाँ कोई है तो नहीं। जब सब ठीक लगा तो उसे आवाज़ दी और हम फ़ौरन गाड़ी में बैठे और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गए। हम मिट्टी और गंदगी से लथपथ थे, मगर जब हमने पुलिस को सब कुछ बताया तो वो कब्रिस्तान गए, मगर उन्होंने कोई लाश या खून का निशान नहीं मिला। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस रात क्या हुआ था हमारे साथ। वो गाड़ी वाला आदमी कौन था और वो मोबाइल फ़ोन की घंटी क्यों बजी थी। लेकिन एक बात ज़रूर है, उस रात के बाद हम सिर्फ घर के अंदर बैठे हॉरर मूवीज़ देखते रहे। उसके बाद हमने कभी कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।
अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।